गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक आना है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि ईच एंड एवरी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से शो कर देता हूँ, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है। डेविएट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल्स टू, हमने देखा इट वाज QVB एंड साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में QV क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो जब फोर्स अप्लाई होगा चार्ज पार्टिकल पर तो डेफिनेटली उसका जो पाथ होगा वो चेंज हो जाएगा, डेविएशन होगा। कौन से पाथ पर वो मूव करेगा? वो पाथ इलिप्टिकल होगा, वो पाथ सर्कुलर होगा, वो पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। तो कौन से पाथ के अलोंग वो मूव करने वाला है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तब भी आप इस तरह का एक क्वेश्चन करते थे कि ये मान लीजिए कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है, ये मान लीजिए कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है। बेटा ध्यान से सुनिएगा। और आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है और मैं नेगेटिव ले लेता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है -Q और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करता था और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता था तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, आप जानते हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स F इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा QE होता है। हमने कल भी वीडियो में बात किया था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल्स टू QE होता है। जब नेगेटिव चार्ज आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आप जानते हैं ये -QE बनेगा। अच्छा, -QE क्या शो करता है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, फोर्स इस पर अपवर्ड लगेगा और अपवर्ड की वजह से वो इस तरह से इस पाथ पर डेविएट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया भी था कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा y, ये हमने कैलकुलेट किया था। एक्चुअल पाथ से कितना वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाएगा ये हम कैलकुलेट करते थे। तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता था तब भी वो डेविएट होता था, और आज मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तो भी डेविएट होगा। लेकिन दोनों बातों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो पार्टिकल पर वर्किंग फोर्स आपके पास आ गया। इसके बाद आप इसको F इज इक्वल्स टू ma से इक्वलेट करते थे। ma इज इक्वल्स टू -QE बनता था और ऐसे रिलेशन कैलकुलेट कर लेते थे एंड इट वाज -QE अपॉन m। ये आपका ऐसे रिलेशन आ जाता था जो चार्ज पार्टिकल पर ड्यूरिंग दिस मोशन वर्क करता था इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे रिलेशन जब आ गया तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए S इज इक्वल्स टू ut प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ AT² अप्लाई करना था। ut प्लस हाफ AT² जब आप अप्लाई करेंगे तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है u और आप जानते हैं x एक्सिस के अलोंग है, तो ux इज इक्वल्स टू u ले लेता हूं। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट, मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y चाहिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू मेरे पास uy होगा, y एक्सिस के अलोंग लेना होगा, प्लस हाफ होगा ay होगा और t² होगा। मैंने इस इक्वेशन को y एक्सिस के लिए कन्वर्ट कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा, y इज इक्वल्स टू uy का वैल्यू कितना 0, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, हमने किया था। t रहेगा प्लस हाफ, मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ऐसे रिलेशन का यहाँ से, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बेटा, तो ये QE अपॉन m रहेगा और साथ में t² रहेगा। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास QE रहा था अपॉन 2m चल रहा था और साथ में t²। यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक चीज़ और, अगर प्लेट्स का लेंथ आपको L दिया हुआ है तो आप जानते थे कि जो टाइम लगेगा प्लेट्स को क्रॉस करने में, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्लेट को क्रॉस करने के बाद उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, तो उसके लिए t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डालना था। डिस्टेंस L है, स्पीड कितना है u, आप ध्यान दीजिएगा, गलती मत करना। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है u और जो ऐसे रिलेशन काम कर रहा है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो x वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी और इसीलिए हम u एज इट इज लेंगे। t का वैल्यू आप यहाँ डाल देते थे, तो y इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, तो ये QE अपॉन 2m बनेगा और साथ में आपके पास होगा
एल स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो y इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर है, और ऐसा मोशन जहां पर y यानी डिस्प्लेसमेंट दूसरे लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, तो ये आपका जो पाथ होता था वो पैराबोलिक पाथ होता था। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल का मोशन पैराबोलिक पाथ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर की टर्म्स में आ रही है। x ही तो ये डिस्टेंस x के लॉन्ग है ना l, तो हम इसको y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है जहाँ एक एक्सिस की 1 पावर दूसरे एक्सिस की 2nd पावर पर डिपेंड करती है, ये पैराबोलिक पाथ का रिप्रेजेंटेशन है। क्लास 11th में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो वहां पर भी इक्वेशन आप याद कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा होता था माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर या साइन स्क्वेयर थीटा था। तो वहां भी y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर था, और आपने कहा था कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर है, पैराबोलिक पाथ को शो करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का जो पाथ होता था वो पैराबोलिक होता था। मैं इसलिए ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि आपको दोनों पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होगा, तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है, अब इसी चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कराएंगे तो पाथ कैसा होगा, वो आज का हमारा टॉपिक होगा। ओके, तो आज का पहला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर है, पैराबोलिक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमें यहाँ 2 केस पढ़ने हैं बेटा। केस 1 हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है 90 डिग्री एंगल पर, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए चलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो करता हूँ। आपको याद है क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ड है, इस पेपर के प्लेन में अंदर की तरफ है, नीचे जा रहा है। और चार्ज पार्टिकल आपका इस तरह से एंटर करता है हॉरिजॉन्टली प्लेन में। तो आप देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, पार्टिकल का मोशन ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेना है। तो पहला केस होगा कि अगर पार्टिकल, आज का जो टॉपिक है, अगर पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंटर करता है कि उसकी पाथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 रख दीजिए, तो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा और उसका वैल्यू होगा क्यू वी बी। आप जानते हैं कि ये जो फोर्स होता है ये मैक्सिमम फोर्स होता है, हमने बात किया था। अब जो समझने की बात है वो सुन लीजिए कि फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी क्यू वी बी। आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड को भी छोड़ दीजिए, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब दुनिया में एक ही मोशन ऐसा है जिसमें फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, और वो मोशन होता है बेटा सर्कुलर मोशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सर्कुलर मोशन मान लीजिए पार्टिकल कर रहा है, ये पार्टिकल का सेंटर और ये उसका रेडियस है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके मोशन की डायरेक्शन देख लीजिए। वेलोसिटी अगर चाहिए तो आप जानते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप करते थे तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट होगा। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट होगा। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है पाथ के ऊपर, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। दूसरा, फोर्स किधर लगता है? अरे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस पॉइंट पर फोर्स इधर, इस पॉइंट पर फोर्स इधर होगा, इस पॉइंट पर फोर्स इधर होगा। आप देख लीजिए फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है। तो एक ही मोशन ऐसा है जिसमें फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं और वो होता है सर्कुलर मोशन। तो इनडायरेक्टली इस बात का मतलब ये है कि फोर्स लगेगा मैक्सिमम, एक बात, इस फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। और सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए आप जानते हैं कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। कहाँ से मिलेगा? तो ये जो फोर्स लग रहा है QVB, यही सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, प्रोवाइड करता है। तो mv²/r इज इक्वल टू QVB लिखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टडी करते थे और केपलर्स लॉ की हम बात करते थे तो आप याद कीजिए वहाँ पर हम ये कहते थे कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड
सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। और फॉर दिस सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए mv²/r इज इक्वल्स टू Gm1m2/r²। आप पुट करते थे, मास जो भी मान रहे हो डजेंट मैटर। लॉजिक इज कि जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही आप याद कीजिए 11th में क्वेश्चन करते थे कि एक थ्रेड से स्टोन बांधकर हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तो थ्रेड में जो टेंशन होता था वो आपको mv²/r प्रोवाइड करता था। तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड कर देगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप सर्कुलर पाथ पर मोशन कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर दो बातें समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात कर रहा था मैंने आपसे कहा इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट होगा, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा। ओके, और सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा mv²/r कौन प्रोवाइड करेगा? QV भी प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर मैं सॉल्व करूं v कैंसिल होगा, मुझे चाहिए रेडियस, तो बोलिए r इज इक्वल टू आपके पास बनेगा mv/qb। चेक कर लीजिए, यही आएगा। m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी आप जानते हैं मोमेंटम होता है, तो इसको p/q भी लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपने पढ़ा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, p इज इक्वल टू √2me। अगर काइनेटिक एनर्जी E मान लिया जाए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अगर हम इसको अरेंज करें, 2 इधर ले लेता हूं तो 2e इज इक्वल टू mv² होगा। m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बोलिए 2me इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर होगा, और mv मतलब p है, तो 2me इज इक्वल टू आपके पास p² बनेगा, और p की वैल्यू चाहिए तो √2me होगा। अगर मोमेंटम हम यहाँ यूज कर लें तो रेडियस के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। पहला फॉर्मूला mv/qb, दूसरा फॉर्मूला p/qb अगर मोमेंटम दिया है तो, और तीसरा फॉर्मूला √2me/qb। इन तीनों में से किसी भी एक रिलेशन को यूज करके हम इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की रेडियस क्या होगी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी हम करेंगे, जहां पर सर्कुलर पाथ की रेडियस आपसे पूछी जाती है। आपको वेलोसिटी दी जा सकती है, आपको मोमेंटम दिया जा सकता है, आपको काइनेटिक एनर्जी दी जा सकती है। कुछ भी आपको दिया हो, आपको काइनेटिक रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करना होता है। दूसरी बात, पहली चीज तो रेडियस हो गया, दूसरा हम निकालते हैं टाइम पीरियड। आप जानते हैं एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड अगर मुझे चाहिए तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टाइम, आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बताइए, एक रोटेशन पूरा करने का जो डिस्टेंस है वो होता है 2πr, और अपॉन स्पीड v मान रहे हैं। अगर r का वैल्यू ये वाला उठा करके आप यहाँ पुट कर दें तो बताइए टाइम पीरियड का जो वैल्यू बनेगा वो आपके पास 2πr, अच्छा r का वैल्यू डालना है तो 2π/v, और r के प्लेस पर आ जाएगा mv/qb। ध्यान से देखिए, v कैंसिल हो रहा है बेटा, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनता है वो 2πm/qb होता है, और ये पार्टिकल के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं, v नहीं आ रहा है। अगर v नहीं आ रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कितनी भी स्पीड से पार्टिकल एंटर कर जाए, हर बार उसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो सेम रहेगा। मैं इस बात पर वापस आऊंगा। तीसरी बात देखिए, 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 टाइम पीरियड, और तीसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वो सर्कुलर पाथ पर तो चलेगा, तो 1 सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट करेगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला QB/2πm बनेगा। अब जो ध्यान देने की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो सुन लीजिए। पहली बात, मैं आपको चलिए एक मैग्नेटिक फील्ड शो कर देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब है कि वो डाउनवर्ड है, इस प्लेन के पेपर के प्लेन में इनवर्ड है। ध्यान से सुनना बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और दोनों हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव करते हुए एंटर करते हैं। आपको ये बताना है, ये तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे कि क्लॉकवाइज करेंगे, ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे जरा समझिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा, FBI था। ये F को बताएगा फोर्स, ये B मैग्नेटिक फील्ड, और ये I करंट। I का मतलब
पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे पता करना है कि पॉजिटिव का पाथ क्या होगा। तो पॉजिटिव के पाथ के लिए क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले मैंने कहा था ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, पॉइंटिंग फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो मैंने इसको इस तरह से देखिए नीचे की तरफ कर दिया। इसके बाद इस फिंगर को, मिडिल फिंगर को आपको करना है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। वो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो देखिए ये फिंगर आ गया नीचे, ये फिंगर आ गया इधर। थंब किधर आ रहा है, थंब जा रहा है ऊपर इधर। और थंब जब इधर की तरफ जा रहा है, थंब जब इधर की तरफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे। करेक्ट है। अगर नेगेटिव की बात करूं तो आप जानते हैं नेगेटिव का बिहेवियर तो जस्ट अपोजिट होगा। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, ये इसका जो पाथ होगा वो इस तरह से होगा। तो दोनों अलग अलग पाथ पर रोटेशन कंप्लीट करेंगे। आप कैसे निकालेंगे दोबारा सुन लीजिए। चाहे तो आप इससे राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग रूल से भी निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग रूल से आपको याद होगा कि हम कह रहे थे FBI, सबसे पहले इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर दीजिए नीचे, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में कर दीजिए। थंब ऊपर नजर आ रहा है और थंब इधर है तो इसका मतलब पॉजिटिव पर फोर्स ऊपर लगेगा और इसीलिए वो इस तरह से रोटेट कर जाएगा। अगर पॉजिटिव पर इधर है तो नेगेटिव पर नीचे होगा तो ये उल्टा रोटेट कर जाएगा। अगर क्वेश्चन में केवल नेगेटिव होता तो मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव अगर नहीं होता तो मैं कैसे निकालता, तो मैं क्या करता, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है, दिया है नेगेटिव, तो आप नेगेटिव जिधर जा रहा है इसको उल्टा घुमा देना। तो इसको जब आप उल्टा घुमा देंगे तो आप देखिए जब इसको उल्टा ऐसे घुमाया जाएगा तो थंब मेरा इधर की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए मोशन भी अपोजिट पाथ पर होगा। समझ गए होंगे। तो मैं ट्रेस कर सकता हूं कि इसका जो टर्न होगा, जो सर्किल होगा, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक। आप देख लीजिए यहाँ पर तो क्लॉकवाइज है, अगर वो पूरा कर लेता है तो आप समझ सकते हैं ये ऐसे होगा, ये पूरा कर लेता है तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो वी कैन प्रिडिक्ट कि वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा। दूसरी बात, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऊपर निकाला है 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। ध्यान से सुनिएगा, रेडियस जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका पार्टिकल, मान लीजिए प्रोटॉन ले रहा हूं, ये भी प्रोटॉन ले रहा हूं, दोनों प्रोटॉन है, सेम है, ये एंटर कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये एंटर कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड में शो कर देता हूं, क्रॉस से शो कर रहा हूं, उसका मतलब अनवर्ड है। ओके चलिए, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो आपकी स्पीड कम है, तो स्पीड अगर कम है तो रेडियस कम होगा, मतलब इसका जो पाथ होगा वो कम रेडियस वाला होगा, कुछ ऐसे ये पाथ होगा। मान लीजिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड अगर ज़्यादा है तो रेडियस बड़ा होगा, तो इसका रेडियस बड़ा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। लेकिन जितना टाइम इसको लगेगा एक रोटेशन करने में, उतना ही इसको भी लगेगा एक रोटेशन करने में। क्यों? क्योंकि रोटेशन में जो टाइम लगता है वो देखिए मास पे डिपेंड करता है जो दोनों प्रोटॉन का सेम है, चार्ज पे डिपेंड करता है जो दोनों प्रोटॉन का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। और क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है तो भले ही इनका रेडियस डिफरेंट हो, लेकिन दोनों को एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट है, समझ गए होंगे। तो अगर मुझसे इनका रेडियस का रेशो पूछा जाए तो रेडियस का रेशो पूछेंगे तो बताइए इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इनके रेडियसेस का रेशो पूछेंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू m/qb कांस्टेंट है, तो बोलिए क्या V1/V2 नहीं होगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड्स का रेशो पूछें तो बोलिए क्या 1:1 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम होगा। समझ गए होंगे। 3 चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। नंबर 1, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो कौन से पाथ पे जाएगा। तो मैंने परपेंडिकुलर के लिए 90 डाला, फोर्स आ गया। मैंने ये देखा कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर है तो इसको सर्कुलर पाथ पे जाना चाहिए, सर्कुलर पाथ पर चला जाएगा। अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा QVB। इक्वलेट कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा, इजी है, रेडियस आ गया है, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, टाइम पीरियड आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये 3 चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है। पाथ कैसा होगा वो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए रीडिंग कर लेते हैं कि आपने फेयर में क्या लिखा हुआ है। तो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से मोशन करेगा वो जानना चाह रहे हैं। पहला है व्हेन पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, यानी कि वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। ओके, तो लेट अ चार्ज पार्टिकल Q एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड
at an angle 90 degree, then force working on it F is equals to QVB sin 90 होगा. QVB sin 90 मतलब QVB होगा. The direction of this force will be perpendicular to the velocity. So the charged particle will move along a circular path and the required centripetal force will be provided by the magnetic force. यानी mv square upon r कौन प्रोवाइड करेगा? QVB. मैं फिर कह रहा हूँ केवल सर्कुलर मोशन ही ऐसा होता है जिसमें फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इसीलिए सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, दिस इक्वेशन गिव्स द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. अच्छा, रेडियस के लिए आपने इसको सॉल्व कर लिया. आर एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी डालेंगे पी अपॉन क्यू बी और पी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में तो अंडर रूट 2me अपॉन क्यू बी, वेयर पी इज मोमेंटम एंड ई इज काइनेटिक एनर्जी. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया. टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और टाइम आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आर का वैल्यू आप डाल रहे हैं, वी कैंसिल हो जाएगा, 2πm अपॉन क्यू बी बनेगा. नोट आपने डाला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता. कितनी भी स्पीड से पार्टिकल एंटर करे, अगर पार्टिकल का मास और चार्ज सेम है तो उनके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी सेम रहेगा. ओके. दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होगा. आप जानते हैं यूनिट हर्ट्ज होता है, ये तो आप जानते ही होंगे. तो ये QB अपॉन 2πm बनेगा. सिंपल बात है. ओके. चलिए, ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ है. क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उस पर बहुत अच्छे से आप कर लेना. क्वेश्चन जरूर आएगा भैया. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1. मेरे पास 3 पार्टिकल मुझे दिए हैं, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल. एक प्रोटॉन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ. एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक एल्फा है. प्रोटॉन का मतलब आप जानते हैं 1h1. ड्यूट्रॉन या ड्यूटीरियम 1s2 आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का. और एल्फा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, हीलियम का न्यूक्लियस होता है. इनके बारे में जानकारी पहले क्वेश्चन से पहले ये क्लियर होना जरूरी है. मुझे क्या क्या चाहिए होगा? इसका मास और चार्ज, ये जानना बहुत जरूरी है और इसको याद कर लीजिएगा, ये सेकेंड फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा. इसका भी मास और चार्ज, इसका भी मास ऑफ एल्फा लिख लेता हूँ, चार्ज ऑफ एल्फा लिख लेता हूँ. अच्छा, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये मास नंबर है आप जानते हैं, तो इसका मतलब इसका मास 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा mp. यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसका मास होगा 2mp और इस पर 4 लिखा हुआ है तो इसका मास होगा 4mp. समझ गए होंगे, ये तो मास हो गया. अब आ जाइए चार्ज. यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा. यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसका चार्ज भी 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा. यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसका चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा. यानी ये मास नंबर बताएगा, ये चार्ज नंबर बताएगा. जितना यहाँ लिखा है उतने प्रोटॉन्स के इक्वल मास और जितना यहाँ लिखा है उतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करेगा. समझ गए होंगे. क्वेश्चन क्या है देखिए. अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल, तीनों का यहाँ मैंने लिख दिया है फिगर में. एंटर्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं. देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई. आपको रेडियाइज का रेशो बताना है ऑफ द सर्कुलर पाथ इफ दे हैव सेम स्पीड. वो सेम स्पीड से एंटर करें. और सेकंड पूछा है सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करें. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो देखिए, प्रोटॉन के लिए बात हमने कर लिया, मास और चार्ज आ गया. ड्यूट्रॉन के लिए मास और चार्ज आ गया. एल्फा के लिए मास और चार्ज आ गया. रेडियस का फॉर्मूला या तो mv अपॉन क्यू बी होता है या p अपॉन क्यू बी होता है या √2me अपॉन क्यू बी होता है. पहला कहा है उसने सेम स्पीड है तो मुझे स्पीड वाला ये फॉर्मूला सेलेक्ट करना है. तो बोलिए स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है. अब तो कौन सा फॉर्मूला लेना है? ये वाला, r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी. तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा सेलेक्ट करें. तो क्वेश्चन से मुझे पता लग जाएगा सेम स्पीड कह रहा है तो स्पीड वाला फॉर्मूला लेना है. r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी लेना है. v और b कांस्टेंट है तो बोलिए r इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन q हो जाएगा. प्रोटॉन के लिए mp अपॉन qp होगा. ड्यूट्रॉन के लिए रेशो चाहिए md अपॉन qd होगा. एल्फा के लिए चाहिए m एल्फा अपॉन q एल्फा होगा. वैल्यू डाल देता हूँ. प्रोटॉन का मास mp ही होता है. चार्ज ऑफ प्रोटॉन e, ड्यूट्रॉन का मास 2mp, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन e, मास ऑफ एल्फा 4mp, चार्ज ऑफ एल्फा 2e. रेशो ले लीजिए, mp अपॉन e कैंसिल हो जाएगा तो 1:2:2. ये उस सिचुएशन में आंसर होगा व्हेन द पार्टिकल्स आर एंटरिंग विद सेम स्पीड. अब कहा है उस सिचुएशन में रेशो निकालिए जब सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं. तो अब काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला सेलेक्ट होगा. तो इस बार काइनेटिक एनर्जी और b कांस्टेंट है
तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू √2me/cube सेलेक्ट करेंगे तो बोलिए R इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू √m/cube बनेगा। आप देख 2e कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो √m/cube बनेगा। बाकी वही है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा के मास डाल दिए हैं, चार्जेस डाल दिए हैं, रेशो निकाल लेंगे तो 1/√2/1 बनेगा। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? सेकेंड टाइप हो सकता है एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁴ वोल्ट। इस बार मुझे क्या दिया है? मुझे स्पीड नहीं दिया, मुझे काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, मुझे कहा है कि इलेक्ट्रॉन को आपने पोटेंशियल की हेल्प से एक्सेलरेट किया है, और जिस पोटेंशियल की हेल्प से एक्सेलरेट किया है वो पोटेंशियल मुझे दिया हुआ है। तो एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁴ वोल्ट एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला। परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो मुझे एक बात बताइए, आप जानते हैं क्यू चार्ज को अगर वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू QV होता है। आप याद कीजिए, एनर्जी और पोटेंशियल में आपको याद दिलाऊं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा KQ/R और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 या QQ'/R। आप देख लीजिए कि अगर मैं पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एनर्जी आ रही है, दोनों को देख लीजिए। अगर मैं पोटेंशियल KQ/R को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आती है, सेम कंसेप्ट है। तो अगर चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आ जाएगी। मुझे कहा है इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज में जानता हूं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल मुझे दिया है शायद 10⁴, तो बोलिए कि काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। क्या गिवन है? पोटेंशियल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू EV, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी E इज इक्वल टू QV होता है, Q के प्लेस पर E डाल देंगे। चार्ज का वैल्यू डाला, पोटेंशियल का वैल्यू डाला, काइनेटिक एनर्जी आ गया। रेडियस का फॉर्मूला √2me/cube होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ किया है 9.1 × 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो आया था यूज़ किया है, चार्ज यूज़ किया है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड 0.04 कैलकुलेशन कर लेंगे। रेडियस आपके पास आ जाएगा 10⁻³ मीटर है, मिलीमीटर लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। तो दूसरा टाइप था जिसमें आपको पोटेंशियल दिया हो, तो पोटेंशियल हो तो आप E इज इक्वल टू QV करके एनर्जी निकाल लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रॉन है याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ वेलोसिटी दिया है, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से दिखाएंगे जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा था। आपको क्या करना है? ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय इट टू कम आउट। आपको ये बताना है कि कौन सा पाथ, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, ड्रॉ करना है, और ये बताना है कितने टाइम में ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड, देखिए नीचे है, फिंगर नीचे, ये पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होती है तो ये फिंगर अब की बार ऐसे आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फिंगर जब ऐसे लेंगे तो आप जानते हैं इसका पाथ अभी हमने ट्रेस किया था, ये कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करके जब यहाँ पहुँचेगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो फिर ये सीधा निकल जाएगा ऐसे। तो ये इसका पाथ होगा। अगर ये प्रोटॉन होता तो ऊपर की तरफ टर्न करके निकल जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स इस तरह से लगेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेगा, और जब रोटेट करके आधा साइकिल लगा करके जब यहाँ पर पहुँचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद ये अपने स्ट्रेट पाथ, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंशियल पाथ तो यही है, तो टेंजेंशियल पाथ के अलॉन्ग ही मूव करता है। आप जानते हैं ना, सर्कुलर पाथ में अगर किसी भी पॉइंट पर थ्रेड टूट जाए तो उस पॉइंट पर वो पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता है। तो वही कंसेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो फिर वो टेंजेंशियल पाथ पर चला जाएगा, तो ये इसका पाथ का ट्रेजेक्ट्री होगा। आपको बताना है कितने टाइम के बाद बाहर आ जाएगा, तो टाइम बताइए। ये जो डिस्टेंस है पूरा अगर कंप्लीट कर लेता तो 2πr, आधा साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो πr होगा। तो पहले मुझे निकालना होगा रेडियस, R इज इक्वल टू mv/qb। मास आप इलेक्ट्रॉन का जानते हैं, स्पीड आपको दिया हुआ है, Q आपको चार्ज जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस आपके पास आ जाएगा। टाइम टेकन टू कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम आप जानते हैं πr/v होगा। πr क्यों? क्योंकि आधा साइकिल लगा करके बाहर आ जाएगा, पूरा होता तो 2πr होता। πr/v, पाई का वैल्यू डाला, रेडियस आपने निकाला, स्पीड दिया हुआ है,
सबको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वो टाइम आ जाएगा जितने टाइम के बाद ये पार्टिकल बाहर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, मैंने आपको लिख दिया है, सॉल्व आप करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एल्फा। देखिए जनरली इन्हीं पे क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा, इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। आफ्टर बीइंग एसिलेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट किया है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपने सेम, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट किया है तो काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्यू बी होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है तो प्रोटॉन का चार्ज डालेंगे EV। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन का चाहिए तो ड्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के लिए चार्ज ड्यूट्रॉन का डालेंगे, कितना E होता है तो वो भी EV। और अगर एल्फा के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एल्फा का चार्ज डालेंगे, कितना 2E, तो ये बनेगा 2EV। तो ये काइनेटिक एनर्जीज आ गई हैं। ओके, इन काइनेटिक एनर्जीज को यूज कर लेंगे, आपके पास रेडियस का रेशियो आ जाएगा। क्या पूछा है देख लेते हैं। अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एल्फा आफ्टर बीइंग एसिलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो पहले काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है, तो ये तो यहीं पे हो गया, आप देख लीजिए 1:1:2 होगा, ये 1:1:2 आपका काइनेटिक एनर्जीज का कंपेरिजन मतलब रेशो हो गया। दूसरा क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर, प्रोटॉन के लिए रेडियस √2me अपॉन क्यूबी। प्रोटॉन के लिए इस काइनेटिक एनर्जी को यहां यूज करके प्रोटॉन के लिए जो रेडियस आता है वो 5 सेंटीमीटर आता है। तो आपको बताना है कि ड्यूट्रॉन और एल्फा का रेडियस क्या होगा। तो ये आपको आंसर्स दिए हैं, सॉल्व आपको करना है। तीसरा आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। तो T इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं T इज इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यूबी होता है। तो तीनों का मास डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेशियो आप निकाल सकते हैं, आंसर 1:2 आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एक छोटा सा डिस्कशन है और बिल्कुल क्लियर कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली एक कंक्लूजन है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम बना रहेगा, उसका आंसर आपको टिक करना है काइनेटिक एनर्जी। कैसे हम इसको प्रूव कर देते हैं, आप याद कीजिए कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल करने वाला है और ये आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है ना, और फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर है। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर होंगे। तो वर्क डन आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो F.D अप्लाई करोगे तो FD cos 90 बनेगा। और cos 90 की वजह से, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं, तो वर्क डन कितना होगा? 0। सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा 0 होता है, और जब वर्क डन 0 है तो आप याद कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल्स टू K2 - K1 होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब वर्क का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब K2 - K1 भी 0 होगा, तो इसका मतलब K2 और K1 इक्वल होंगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम बनी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² हमेशा सेम रहेगा, और अगर हाफ mv² सेम रह रहा है तो इसका मतलब स्पीड भी सेम रहेगा। ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना, तो बेटा उस पर फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स जो है वो उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाने के काम में आ जाता है। और जब सारा का सारा फोर्स उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाने में काम में आ रहा है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, और वो सेम बनी रहती है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, न कि स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए स्पीड कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट अगर आपसे पूछा हो तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है तो काइनेटिक एनर्जी लिख देना है, और अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको वहां काइनेटिक एनर्जी पे टिक कर देना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्योंकि वर्क डन 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है इसलिए स्पीड में चेंज नहीं होता। अगर ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी और स्पीड दोनों आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा,
अगर MCQ है और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड दोनों हैं तो आपका पहला आंसर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। हालांकि दोनों नहीं आएंगे, लेकिन अगर बाई चांस दोनों आ जाएं और एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो तो काइनेटिक एनर्जी पे टिक करना है। ओके, ये आया था प्री बोर्ड में और बच्चों ने दोनों पे काइनेटिक एनर्जी स्पीड दोनों सही किए थे तो उसको मार्क्स मिल गए थे। आप दोनों कर सकते हैं कि बी एंड सी बोथ, लेकिन बी काइनेटिक एनर्जी जरूर होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रूफ हमने दिया है, एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स सो द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स आप अप टू डेट रखिए, क्योंकि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी और उस टाइम पर अगर आप ये कहेंगे कि सर नोट्स पूरे नहीं है तो गुस्सा भी बड़ा आएगा और अच्छी बात भी नहीं है। ओके, तो अपने नोट्स अप टू डेट रखिएगा ताकि हमको उस टाइम पर दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।